नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को नमस्कार। सर, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है, सीएम बन गए हैं वो तीसरी बार। लेकिन वहां पर मंच पर जो बॉडी लैंग्वेज था एकनाथ शिंदे का, उसको आप कैसे पढ़ते? केवल एकनाथ शिंदे का नहीं, हम्म। आपने अगर नोटिस किया हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ा सा हम्म। खामोश थे, थोड़े से गंभीर थे और उतना पुरखलूस उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, उतने सिंपल नहीं दिखाई दे रहे थे जितना आमतौर पर होता है। और मुझे लगता है कि पिछले 10 दिन में जो नाटक नौटंकी हुई है एकनाथ शिंदे एंड कंपनी की तरफ से, हम्म। उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज तो हैं। हम्म। जब मंच पर नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो वो उसी तरफ से एंटर किए जिस तरफ एकनाथ शिंदे बैठे हुए थे। बिल्कुल। और जब उन्होंने एकनाथ शिंदे को क्रॉस किया पीछे की साइड से, तो एकनाथ शिंदे अचानक घूमे उनकी तरफ, लेकिन प्रधानमंत्री सीधे अपने चेयर की तरफ चले गए। उन्होंने एकनाथ शिंदे को एज सच उस तरीके से विश भी नहीं किया। हम्म। हाँ, जब एकनाथ शिंदे ने सेकंड नंबर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ली हम्म। और गवर्नर से हाथ मिलाने के बाद, बुके एक्सचेंज करने के बाद जब वो प्रधानमंत्री के पास आए, तो प्रधानमंत्री ने जरूर मुस्कुरा करके उनके हाथ पर 2-3 हाँ। बार थपकी दी। बस इतना जेस्चर भर हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ है। और लगभग वैसा ही अजित पवार के साथ भी किया। बस एक अंतर यही है कि उन्होंने अजित पवार के हाथ पर उस तरीके की थपकी नहीं दी जैसा कि एकनाथ शिंदे के हाथ पर दी। पर मैसेज नरेंद्र मोदी हर एक को दे देते हैं जब वो देना चाहते हैं। हम्म। तो उन्होंने मैसेज दिया है कि भाई, आप आखिर थे क्या? आप केवल मुंबई और ठाणे के परिवेश में जाने जाते थे। आपको पूरे पैन महाराष्ट्र का लीडर बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अपना बड़ा दिल करके बनाया। वो देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके थे 2014 से 2019 के बीच में, हम्म। उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आपके नीचे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा स्वीकार कर लिया, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। हम्म। और आप देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में थे, उस 5 साल वाली कैबिनेट में थे, मंत्री थे और वो मुख्यमंत्री थे। और अब हम अगर देवेंद्र फडणवीस को जनादेश की जो भावना है उसके अनुरूप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, भाई 132 सीटें आई है बीजेपी की, हम्म। तो 132 सीटों वाले को बनाएंगे या 57 सीटों वाले को बनाएंगे या 41 वालों को बनाएंगे? आखिर महाराष्ट्र की जनता का जनादेश क्या है, भावना क्या है, किसके पक्ष में है, वो किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं? तो आप कब तक खिलवाड़ करेंगे जनादेश के साथ में? 2019 में हो चुका है। 2019 में भी महाराष्ट्र की जनता निरंतरता में देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री चाहती थी, बिल्कुल। लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने डिच किया। केवल हम्म। भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र फडणवीस को नहीं, महाराष्ट्र की उस जनादेश को डिच किया था। जो महाराष्ट्र की जनता चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। और देखिए 5 साल बाद जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कैसा सबक सिखाया उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को और कांग्रेस पार्टी को। और बिल्कुल। फिर से और ज्यादा मजबूती देकर के देवेंद्र फडणवीस को 132 विधायक दे दिए कि साहब इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाइए। तो आप जनादेश की और जन भावनाओं की अनदेखी कैसे कर सकते हैं? उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? क्या ये एकनाथ शिंदे को दिखाई नहीं दे रहा है कि आपको पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व करने का मौका बीजेपी ने दिया? 2.5 साल बिल्कुल। आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब तो सबसे अच्छी बात जो पंजाबी में कहते हैं ना कि सबसे सोहनी गल तो ये होंगी कि आप आगे बढ़ हम्म। करके देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते और हम्म। ये कहते कि अब देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।
आप बिल्कुल। गाल गाल फुला करके बैठे हैं। कभी सर देवेंद्र कोर्ट फडणवीस, चले गए, सतारा चले गए, कैसी नौटंकी करते रहे सर। ये जो 8-10 दिन में हुआ है, इसकी टीस तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सरकार बनी इसमें महसूस की जाती रहेगी, क्योंकि किस तरह से बार्गेनिंग कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 2019 में जो काम उद्धव ठाकरे कर रहे थे वही काम एकनाथ शिंदे कर रहे थे सर। इतना अच्छा मैंडेट मिला महायुति को, उन्होंने मतलब क्या हालत बना दी। 8-10 दिन तक नई सरकार के गठन में एक तरह से ब्रेक ही लगा दी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के विजन, उनके संयम, उनकी सूझबूझ, उस सब की मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप, उनको पता है कि बिना एकनाथ शिंदे के भी हमारे पास 250 एमएलए हैं। बिल्कुल। 132 हमारे हैं, 41 अजित पवार के जी हैं, कुछ निर्दलियों ने सहयोग दे दिया है, समर्थन दे दिया है, पौने साथ है। 200 एमएलए फिर भी हैं। लेकिन बिल्कुल। चूंकि गठबंधन की राजनीति बहुत खूबसूरती से चलाना जानती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उन्होंने इंतजार किया कि इनको समझ आए, सूझबूझ से काम लें और इस तरह ये रूसा रोसी ना करें। वो एक पुराना गाना है, वो तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं तो मजा जिंदगी का कुछ और ही आता है। तो वही सीन हमने क्रिएट होते हुए देखा। भाई 2 बार देवेंद्र फडणवीस जा रहे हैं रूठी हुई मल्लिका को मनाने के लिए, 2 बार जी गिरीश महाजन को भेज रहे हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं, संदेश भेजे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। तो कई बार लगता है ना कि जैसे शिवसेना की पाठशाला में पढ़े हुए क्या सारे एक ही जैसे हैं क्या, सबके नखरे एक ही जैसे होते हैं क्या। और बेवजह के मतलब बवाल खड़ा करना, इशू खड़े करना, जबकि सबको पता है कि होना क्या है। पर इसके बावजूद, इस 10-11-12 दिन के वेट के बावजूद और एक रहस्य लोक निर्मित करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप ने भी जितने संयम और समझदारी का काम लिया, और देवेंद्र फडणवीस ने भी जी। जितनी सुहृदयता का और सुलझी हुई लीडरशिप का परिचय दिया, उसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि साहब गृह मंत्रालय मुझे चाहिए या ये फलाना चीज चाहिए, जैसे वो एक बच्चा होता है ना कि जिद करने लगता है, कहीं मेले में लेकर के जाओ, किसी बाजार में लेकर के जाओ कि मुझे तो ये सुंदर सी चीज ही चाहिए, उस तरह की हरकत इनकी है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है भाई। और फिर देखिए आप, जो आप बात कह रही थी कि इतना बड़ा प्रचंड जनादेश, और जब जश्न मनाने का एक मौका था, उस समय 10-11 दिन 12 दिन तक आपने नाटक नौटंकी करके उस सारे जश्न के माहौल को एक तरीके से खत्म कर दिया। पर नहीं, ये बीजेपी लीडरशिप है। आप देखिए आज कितना ग्रैंड लेवल पर जो है वहां पर आयोजन किया गया है। देखिए कारपोरेट जगत के जाने माने दिग्गज वहां पर, बॉलीवुड के जाने माने दिग्गज वहां पर, और सारी इनकी लीडरशिप, बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, उनके एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार से लेकर के चंद्रबाबू नायडू तक, सब केंद्र के एक से जितने बड़े मंत्री हैं सब वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने जो करना था कर दिया 40,000 लोगों की भीड़ के सामने। और कारपोरेट जगत हो, बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, सबके बीच में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो बीजेपी ने बता दिया है कि जन भावनाएं क्या हैं और माहौल क्या है एक्चुअल में, और माहौल बनाया कैसे जाता है ये भी बता दिया। सर देवेंद्र फडणवीस उस वक्त भी उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण में शिवाजी पार्क पहुंच गए थे जब बहुत खटास थी बीजेपी और उस वक्त की शिवसेना के रिश्तों में। लेकिन आज के शपथ ग्रहण समारोह में आप देखिए, उद्धव ठाकरे नहीं आए, राज ठाकरे नहीं आए, आदित्य ठाकरे नहीं आए, शरद पवार नहीं आए, सुप्रिया भी नहीं पहुंची। तो आप सोचिए कि ये क्या राजनीति है सर। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ एक शिष्टाचार तो निभाने की जिम्मेदारी होती है राजनेताओं पर, या नहीं। यहां तो ऐसे लग रहा था कि सबके सब सदमे में ही चले गए कि देवेंद्र भाव वापस आ गए। मैंने अभी 6:02 पे एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेस के नेता हों, उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार और सुप्रिया सुले, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई फडणवीस सरकार के शपथ समारोह में इनमें से कोई नहीं पहुंचा। शपथ विधि भी
संविधान सम्मत हुई। बिल्कुल। अब आप खुद सोचिए इनका लोकतंत्र और संविधान में कितना कितना भरोसा है। विश्वास है। मतलब आप संविधान की दुहाई दोगे, आप लोकतंत्र की दुहाई दोगे, लोकतंत्र की हत्या हो गई और संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान को कौन खत्म कर रहा है? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, या आप खत्म कर रहे हो? और आप में इतनी भी गैरत नहीं है कि जो जनादेश आया है आप उसका सम्मान करो, और जो एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रचंड बहुमत लेकर के, जनादेश लेकर के जो सत्ता में वापसी कर रहे हैं, आप उसके शपथ समारोह में तो पहुंचो। हम्म। ये तो एक एक जिम्मेदार विपक्ष का भी एक दायित्व बनता है। इसका मतलब ये है कि सत्ता में रहते हुए तो जो कारनामे आपने किए थे 2.5 साल में, वो तो अब जग जाहिर है, पर हम्म। आप एक जिम्मेदार विपक्ष भी नहीं है। आप एक जिम्मेदार विपक्ष के लायक भी नहीं है। आप ये बता रहे हैं इस फैसले से। सर आप ये देखिए कि किस तरह से संजय राउत भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे को तो अब बीजेपी ने यूज एंड थ्रो किया, वो कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। और यही संजय राउत बोला करते थे अभी 2.5-3 साल पहले कि देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। अब सोचिए कि अब तो बाज आ जाना चाहिए संजय राउत को, अब तो ये सब बोलना बंद कर देना चाहिए। सर उनकी इसी भाषा ने शिवसेना को बर्बाद कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए। एकनाथ शिंदे को लेकर कैसी कैसी शब्दावली वो इस्तेमाल करते थे। अब तो मुझे लगता है कि उनको समझ आ जानी चाहिए। एक्चुअल में आप उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल नहीं समझ पा रही हैं अंजू जी। वह उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए हम लोगों को। देखिए 2009 से वो झटके पर झटके खाते जा रहे हैं। 2009 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे, और 2009 की जब मैं बात कर रहा हूं तो बाला साहब ठाकरे उस समय जीवित थे। हम्म। तो उनके रहते हुए ही भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी और शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में आ गई थी। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनाए गए सितंबर 2013। 2013 में, हम्म। और उसके बाद फिर जब लोकसभा के नतीजे आए, और फिर जो 6 महीने बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, तो हम्म। पूरी बाजी ही पलट गई थी। पूरी बाजी ही पलट गई थी। लोकसभा चुनाव तो मिल करके लड़े थे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, पर विधानसभा चुनाव में झगड़ा हो गया था सीटों के बंटवारे को लेकर के कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हम्म। शिवसेना चाहती थी कि ज्यादा सीटों पर वो लड़े ताकि 2009 में जो बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई थी, तो हम फिर से हम्म। बड़े भाई बन जाएं और ये छोटे भाई रहें। हम्म। बीजेपी ने कहा कि आप अरब सागर में जो है जाकर के कूद जाओ, पर हम तो ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, और बीजेपी लड़ी। हम्म। और बीजेपी का अब से पहले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 122 सीटें जीत करके हम्म। वो विधानसभा पहुंची थी, और इनको 63 सीटें मिली थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना को। लेकिन 2014 में शरद पवार ने खेल कर दिया था। उन्होंने हम्म। देखा कि ये दोनों में तो झगड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया देवेंद्र बीजेपी। फडणवीस सरकार को। हम्म। इनकी समझ में आया कि ये तो शरद पवार खेल कर रहे हैं, तो फिर ये आ गए सीधे, और हम्म। सरकार में भी शामिल हुए, राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। लेकिन वो 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, सामना में रोज गालियां देते थे ये लोग प्रधानमंत्री सीएम। नरेंद्र मोदी को। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी ये जहर उगलते रहते थे। मतलब आप केंद्र में भी सरकार में शामिल, आप राज्य सरकार में भी शामिल, लेकिन जो बीजेपी की पोजीशन हो गई थी 122 सीटें जीत करके, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम्म। फिर 2019 में तो हद हो गई। जब देवेंद्र फडणवीस को आगे करके चुनाव लड़ा गया, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का आदेश दिया, जनादेश दिया, और आपने डिच किया उस जनादेश को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। और आप दो ऐसे दलों के साथ चले गए जिनके खिलाफ आजीवन बाला साहब ठाकरे सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते रहे, आइडियोलॉजी की एक जंग लड़ते रहे। जाकर के उनकी गोद में बैठ गए, उसका नतीजा देख लीजिए आज क्या हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी उस 122 से भी आगे निकल करके 132 पर खड़ी है। उद्धव ठाकरे
20 पर अपने घाव सहला रहे हैं। शरद पवार जिन्होंने बीज बोए थे 2019 में, वो 10 पर आ गए हैं, और कांग्रेस पार्टी देख लीजिए वो भी 20 से नीचे आ गई है। सर, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? अब तो उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि वो हिंदुत्व की तरफ लौट रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उनकी बैठक हुई अपने नेताओं के साथ, तो बीएमसी के लिए तैयारियां कर रहे हैं कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटेंगे। मतलब अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन तो कहीं रह ही नहीं गया ना। देखिए, जनता इन चीजों को तो बहुत अच्छे तरीके से अब जान और समझ चुकी है कि कौन एक्चुअल में कहाँ खड़ा है और किसकी फितरत क्या है। आप जब आपकी इच्छा होगी तो आप गोल टोपी पहन लेंगे, हाँ। जब आपकी इच्छा होगी तो आप राधे श्याम और सीताराम कहना शुरू कर देंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था 22 जनवरी 2024 को, तो निमंत्रण पत्र तो उद्धव ठाकरे के पास भी गया था। यह था। क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? और उसके बाद भी क्यों नहीं गए? हम्म। ना वो खुद गए, ना उनका बेटा गया, ना उनकी पार्टी का तोता गया, कोई नहीं हम्म। गया। भगवान राम की अ, का दर्शन करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, पूजन करने के लिए कोई गया क्या? नहीं गए। बल्कि पिछले दिनों तो हद हो गई, इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को हरामखोर बोल दिया। हाँ। उद्धव ठाकरे का ही बयान आया है कि ये हरामखोर हैं जो जय श्री राम का नारा बोलते हैं। तो तब तो इनको ऐसा लग रहा था ना कि जो हमने गोल टोपी पहनी है और जो नाराए तदबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, तो अब तो हमें जरूरत ही नहीं है हिंदुओं की और हिंदू वोटों की। हम्म। अब जब पटका दे दिया हिंदुओं ने और इनको इनकी जगह दिखा दी, संजय राउत का हाँ। वो बयान आपको याद है जो उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ के बारे में कि वो उत्तर प्रदेश का एक जोकर आता है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा देता है। मतलब कितनी वाहियात जुबान में आप बात कर रहे थे। हम्म। आप भूल जाते हैं कि जो कुछ आप बयान दे रहे हैं, जो बक रहे हैं, वो जनता भी सुनती है बिल्कुल। और तह लगा करके उसको रखती रहती है, और जब जरूरत पड़ती है और समय आता है तो वो हिसाब किताब कर देती है। तो इस सर बार जनता ने इनको ऐसी पटकी दी है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इनका सबका दिमाग हिला हुआ है। सर संजय राउत का दिमाग तो इसलिए भी हिल गया है ना कि अब जब उनका टेन्योर पूरा होगा राज्यसभा सांसद के तौर पर, तो दोबारा तो जा ही नहीं पाएंगे। इतने विधायक ही नहीं है उनकी पार्टी के पास कि उनको फिर से भेजा जा सके राज्यसभा में। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन तो ये भी है। 2 ही राज्यसभा सांसद है ना, प्रियंका चतुर्वेदी और वो दोनों ही नहीं जा पाएंगे। तो वो तो बेचारे वो भी सोच रहे होंगे। देखिए, शरद पवार कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं, 10 एमएलए उनके पास हैं, 20 एमएलए उद्धव ठाकरे के पास हैं। कुछ कांग्रेस की कृपा अगर हो जाए, ना अटके तो, क्योंकि कांग्रेस भी तो भूखी प्यासी है, उसके भी तो लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमारा कोई एक आदमी महाराष्ट्र से राज्यसभा में चला जाए जब भी टेन्योर रहा इसका। बहरहाल हालत, वो कहते हैं ना कि जनता जब समय आता है तो लोगों को ठीक तरीके से सबक सिखा देती है, और वही इस बार हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा है। देखिए, सीखने वालों के लिए कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो वो उससे भी सीख सकता है, और जिसको सीखना ही नहीं है, जिसको अपना फ्रस्ट्रेशन ही निकालना है, जिसको ऐसे ही जेस्चर देने हैं जैसा आप दिया है, जनता हर आपके मोमेंट को नोटिस लेती है उसका। अगर आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार और नाना पटोले वगैरह शपथ विधि में पहुंच जाते तो इसका भी लोगों पर सकारात्मक प्रभाव असर। पड़ता हुआ हम देखते। बिल्कुल। इतना प्रचंड जनादेश, इतना भव्य एक शपथ विधि, और उसमें आपकी अनुपस्थिति, लोगों की समझ में नहीं आता है कि भाई आप क्या कर रहे हो और क्या मैसेज दे रहे हो। सर अभी तो इनके आपस में बहुत मारामारी मचेगी कि इनमें से नेता विपक्ष कौन बनेगा। हालांकि इतनी तो इनके पास संख्या ही नहीं कि उस लेवल तक ये पहुंच पाए, एलओपी के लेवल तक, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को अपना नेता बताना ही पड़ेगा, या नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा, और ये मुझे लगता है कि ये कोई समस्या है भी नहीं, शायद ये लोग कुछ रास्ता निकाल लेंगे।
अब जो भी स्पीकर बनेगा वो फिर इनके फैसले को मान्यता देता है कि नहीं देता है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि किसी एक पार्टी के कितने एमएलए चुन करके आए हैं, इसके आधार पर नेता प्रतिपक्ष बनता है, ना कि अलग अलग दलों के विधायकों के सिर गिनने के बाद बनता है। तो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं। संविधान क्या परमिशन देता है, क्या नहीं देता है, देखने वाली बात होगी अंजलि। लेकिन सर, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं शिंदे को ऐसा लगने लगा था कि अगर वो अड़े रहे, अड़ियल बने रहे, तो उनकी पार्टी में भी टूट हो सकती, क्योंकि उसमें 10-12 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन उन्होंने शिंदे के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी लड़ा था, अजित पवार की पार्टी से भी पार्टी लड़ा से था भी लड़ा। बीजेपी, और ऐसे करीब 16-17 एमएलए चुन करके आए हैं। हम्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है एक्चुअल में ये सब खेल करने की। भारतीय जनता पार्टी किसी एक राज्य में कुछ इस तरह का अनिष्ट करके पूरे देश में और अलग अलग राज्यों में गलत मैसेज देना नहीं चाहती है। अब आप देखिए ना, अकाली दल की तरफ से तमाम तरह की दुश्वारियां और जिनको कहना चाहिए बदमजगी काफी समय से चली आ रही थी, उसको भी तो झेलते रहे भारतीय जनता पार्टी वाले। शिवसेना को कितना एक तरीके से ढोया है, और इनके नखरों को कितना बर्दाश्त किया है, कितना बर्दाश्त किया है। अमित शाह पर अटैक, यानी जो टॉप लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उस पर अटैक करते थे ये लोग, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया क्योंकि वो गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे। तो वही वही चीजें बीजेपी को एक अलग, एक जो विद डिफरेंस वाला जो एक एक उनके बारे में कहा जाता है, उसको डिफरेंट बनाता है बीजेपी को। और इसीलिए लोग इस लीडरशिप पर भरोसा करते हैं कि ये जल्दी आपा नहीं खोते हैं, जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अगर कोई लगातार प्रतिक्रिया दे भी रहा है, गलत बातें कर भी रहा है, तो उस पर भी चुप रह करके समय को निकालते हैं और पर्दे के पीछे से उसको समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और गठबंधन सरकारें ऐसे ही चलती हैं। बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा है कि इस बार तो कोई मजबूरी नहीं थी हम्म। कि शिंदे शिंदे को साथ लिया जाए, पर बिल्कुल। मैसेज गलत चला जाता है। और मजबूरी भले ही ना हो, पर शिंदे अगर साथ रहेंगे तो सरकार की मजबूती और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सर, महाराष्ट्र के नतीजों का आपको क्या लगता है? दिल्ली के विधानसभा चुनाव और फिर बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी काफी पॉजिटिव असर रहने वाला है। देखिए, दिल्ली में तो इस बार केजरीवाल के पैर उखड़ने जा रहे हैं और उखड़ ही चुके हैं। और इस बार वो चारों खाने चित होंगे। इस बार उनको भी समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है। दिल्ली की जनता जो है वो पूरी तरीके से मन बना चुकी है। और जो ट्रेंड हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से, हरियाणा, अब महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में भी 29 सीटें बीजेपी को दे दी वहां की जनता ने। झारखंड में भी आप देखें कितना वोट शेयर और कितनी सीटें उसको मिली हैं। और महाराष्ट्र में उनकी प्रचंड विजय और सरकार बन गई है। इन सब चीजों का बड़ा असर पड़ता है अगले आने वाले चुनाव में। और इसीलिए ये सारा जितना इंडी कुनबा है, ये सब घबराया हुआ है, इनके होश पाख्ता है। तो ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, और ये जो हाथ पैर मार रहे हैं इस समय, राहुल गांधी अपनी बहन जी को लेकर के संभल की तरफ फिर वैसा ही नाटक नौटंकी जैसा हाथरस वाले मामले में किया था, पूरा मीडिया को लेकर के, लाव लश्कर के साथ, सैकड़ों की संख्या में लोगों को लेकर के, और वहां 2.5-3 घंटे तक पब्लिक जो है वो जाम में फंसी रही, कैसी कैसी गालियां निकाल रही है इनको। पब्लिक ऑन कैमरा झल्लाई हुई थी। और उनका कहना था कि अगर राजनीति करने का इतना ही शौक है तो आप बाई रोड क्यों जा रहे हो, और ये लाव लश्कर लेकर के क्यों जा रहे हो। पकड़ो हेलीकॉप्टर, पार्टी के पास बतेरा पैसा है, तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल। से जाओ और जाकर के मुरादाबाद या संभल में लैंड करो, और वहां चले जाओ संभल के लोगों से मिलने के लिए। बाई रोड ये नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हो भाई, पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो। और एक तो मुझे कहता हुआ दिखाई दिया कि इस बार तो 2 ही सीटें आई हैं, आगे ये भी नहीं आएंगी। तो लोग जो हैं, हालांकि वो 2 सीटें तो 2014 में आई थी, और इस बार तो इनकी 6 सीटें आई हैं,
लेकिन लोगों के दिमाग में तो वही है ना, जो आम लोग हैं उनको बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है टेक्निकली कि इस बार कितनी सीटें आई हैं कितनी नहीं है। वो तो सब अभी यही याद करके बैठे हैं कि बस माँ बेटा ही यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इनकी सीटें नहीं आई। तो थोड़ा सा कम से कम ये देखना चाहिए कि भाई जन भावनाएं क्या हैं, और आप एक्सपोज हुए जा रहे हैं। गोपाल मिश्रा की जब हत्या की गई थी तब तो लाव लश्कर लेकर के नहीं नहीं गए गए थे। बहराइच के। आज बिल्कुल। संभल में अगर पुलिस की कार्रवाई में या आपस में ही वहां 4-5 मुस्लिम मारे गए हैं तो आप वहां दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। लोग नहीं देखते इन चीजों को। सर ये वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन आपको ये लगता है कि बीजेपी ने जिस कट्टरता के साथ एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के सहारे जिस तरह से आरएसएस का साथ लेकर महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा, तो बीजेपी की टोन अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही रहने वाली है? मैं कट्टरता शब्द का तो प्रयोग नहीं करूंगा, पर एक बहुत ही सोच विचार करके हम्म। जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था, और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये हिंदुओं को जातीय आधार पर विभाजित करके अपना खेल कर गए थे, उस खेल की हवा निकालने के लिए योगी आदित्यनाथ को आगे किया गया। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री, फिर आरएसएस प्रमुख, इन सब ने जो है उसको, मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया, और ये बहुत कारगर साबित हुआ है। फिर से पूरा हिंदू जगत एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि हिंदुओं को जिस तरह से जातियों में बांटने का काम इंडी गठबंधन कर रहा था, उसकी तो हवा निकाल दी। महाराष्ट्र उसका जीता जागता प्रमाण है, और ऐसा लगता है कि बीजेपी इसी तरीके से आगे जो विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में होने, वहां पर भी ऐसा ही करने वाली है। सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।